हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुबह का समय था, लेकिन आज की सुबह अपने साथ एक अलग ही बेचैनी लेकर आई थी। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, पर उसके भीतर चल रही गणनाएं लगातार गहरी होती जा रही थी। रात भर उसने अपनी योजना के हर पहलू को दोबारा परखा था। कहाँ जोखिम है, कहाँ लाभ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस क्षण कौन सी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। उसके सामने खुला लैपटॉप और पास रखी नोटबुक इस बात का प्रमाण थे कि ये खेल भावनाओं से बहुत आगे निकल चुका है। अब ये पूरी तरह रणनीति, समय और नियंत्रण का खेल बन चुका था। उसने स्क्रीन पर ईशा को भेजी गई फाइल फिर से खोली और हर विवरण को ध्यान से देखा। सब कुछ परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यही उसकी असली ताकत थी। वो सिर्फ जाल नहीं बिछा रही थी, बल्कि ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी दबाव के उस जाल में प्रवेश कर जाए। उसे पता था कि ईशा का लालच अब उसे पीछे हटने नहीं देगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि आर्यन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज आया ईशा का। उसने लिखा था कि उसने पैसे का इंतजाम कर लिया है और वो जल्द ही निवेश करने के लिए तैयार है। ये पढ़ते ही आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। योजना का पहला चरण अब लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। आरोही ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ मिनटों तक इंतजार किया ताकि सामने वाले के भीतर उत्सुकता और बढ़े। फिर उसने धीरे धीरे एक विस्तृत प्रक्रिया लिखकर भेजी। कहाँ पैसे ट्रांसफर करने हैं, किस नाम से अकाउंट है और किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यह सब इतना व्यवस्थित था कि किसी को भी ये पूरी तरह वैध लगे। उसने जानबूझकर कुछ जटिलताएं भी जोड़ी ताकि प्रक्रिया गंभीर और वास्तविक लगे। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जिसे वो बखूबी समझती थी। दूसरी ओर ईशा अपने कमरे में बैठी हुई थी और बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी सी घबराहट दोनों थे, लेकिन लालच ने उस घबराहट को दबा दिया था। उसे लग रहा था कि वो एक बड़ा मौका पकड़ने जा रही है, एक ऐसा मौका जो उसे बाकी सबसे आगे ले जा सकता है। उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं आर्यन की बात भी गूंज रही थी। आर्यन उसी समय अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। उसे लगातार बेचैनी हो रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो उसे रोक नहीं पा रहा है। उसने कई बार ईशा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। उसे पता था कि अगर वो ज्यादा दबाव डालेगा तो ईशा और जिद्दी हो जाएगी। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, निगरानी का। उसने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया और उसे साफ निर्देश दिए कि वो हर उस गतिविधि पर नजर रखे जो ईशा और आरोही के बीच हो रही है। अब ये सिर्फ शक का मामला नहीं था, बल्कि एक जरूरी कदम था। आर्यन ये समझ चुका था कि सामने वाला खिलाड़ी अब उससे एक कदम आगे चल रहा है। उधर आरोही ने अपना फोन साइड में रखा
और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का दृश्य सामान्य था। लोग अपने काम में व्यस्त, गाड़ियां अपनी रफ्तार में और शहर अपनी दिनचर्या में खोया हुआ। लेकिन उसके लिए ये सब सिर्फ एक पृष्ठभूमि था। उसके दिमाग में जो चल रहा था वही असली दुनिया थी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह सब सही है? लेकिन यह सवाल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसके भीतर उठती प्रतिशोध की भावना हर बार इस तरह के सवालों को दबा देती थी। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसे धोखा दिया गया था और कैसे उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। वो अब सिर्फ न्याय नहीं चाहती थी, वो नियंत्रण चाहती थी, पूरी स्थिति पर, हर इंसान पर। कुछ देर बाद उसका फोन फिर से बजा। इस बार कॉल था रुद्र का। आरोही ने कॉल उठाया और बिना किसी भूमिका के कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। रुद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि उसे ये सब देखकर हैरानी नहीं हो रही, बल्कि दिलचस्पी बढ़ रही है। उसकी आवाज में एक ऐसा संतुलन था जो ये दिखा रहा था कि वो हर चीज को समझ रहा है, लेकिन पूरी तरह सामने नहीं ला रहा। आरोही ने उससे पूछा कि क्या उसे इस सब में कोई जोखिम नजर आता है। रुद्र ने जवाब दिया कि हर खेल में जोखिम होता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन उस जोखिम को नियंत्रित करता है। यह सुनकर आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है जो दूर तक सोच रही है। कॉल खत्म होने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा स्थिर नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। दोपहर तक ईशा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने तुरंत आरोही को मैसेज किया कि सब कुछ हो चुका है। ये पढ़ते ही आरोही ने आंखें बंद की और कुछ सेकंड तक चुप रही। ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, कम से कम ईशा के लिए। आरोही ने धीरे से जवाब दिया कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही परिणाम दिखाई देने लगेंगे। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता था। उधर आर्यन को भी इस ट्रांसफर की खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जो वो सोच रहा था वही हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद से कहा कि अब उसे सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि जवाब देना है। शाम होते होते शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन कहानी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन एक ही धागे से जुड़े हुए थे। किसी को पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी, लेकिन हर कोई अपने अपने हिस्से को सही समझ रहा था। आरोही अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई ऊर्जा थी। उसे पता था कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। उसके लिए यह सिर्फ बदले की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जहां हर मोड़ पर उसे खुद को और मजबूत साबित करना होगा। उसने अपनी नोटबुक खोली और कुछ नए बिंदु लिखे। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उसके दिमाग का विस्तार था। हर शब्द, हर योजना, हर संभावना, सब कुछ अब उसके नियंत्रण में आ रहा था। सुबह का माहौल सामान्य था, लेकिन उस सामान्यता के भीतर एक ऐसा बदलाव छिपा हुआ था जिसे अभी तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हर उस इंसान में होती है जो सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि आने वाले समय को भी साफ देख सकता है। उसने रात भर अपने प्लान के अगले चरण के बारे में सोचा था, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार जाल बिछाने के बाद असली काम शुरू होता है, उस जाल को सही दिशा में खींचना। उसने अपने सिस्टम में लॉगिन किया और उस अकाउंट की गतिविधि देखी जहां ईशा ने निवेश किया था। पैसे ट्रांसफर हो चुके थे और अब वे उसी नेटवर्क में घूम रहे थे जिसे आरोही ने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। यह कोई साधारण फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक ऐसा नियंत्रित सेटअप था जिसमें हर लेन देन पर उसकी नजर थी।
वो चाहती तो उसी समय सब कुछ गायब कर सकती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी खेल खत्म नहीं करना चाहती थी। उसके लिए ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, बल्कि मानसिक गिरावट का खेल था। उसने कुछ कमांड्स रन किए और सिस्टम में हल्के बदलाव किए ताकि ईशा को शुरुआती संकेत सकारात्मक मिले। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। पहले भरोसा बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकाओ। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर आंकड़े बदलने लगे और ऐसा दिखने लगा जैसे निवेश में हल्का सा फायदा हो रहा है। दूसरी ओर ईशा अपने कमरे में बैठी थी और बार बार अपने फोन को देख रही थी। जैसे ही उसे अपडेट मिला, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसका फैसला सही था। उसने तुरंत आरोही को मैसेज किया, ये सच में काम कर रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आरोही ने मैसेज पढ़ा, लेकिन जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उसने कुछ मिनटों का अंतराल रखा ताकि सामने वाले की उत्सुकता और बढ़े। फिर उसने शांत और नियंत्रित शब्दों में जवाब दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे और भी बड़ा फायदा हो सकता है। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि ईशा का भरोसा और गहरा हो गया। उसी समय आर्यन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी मेज पर कई फाइल्स खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे सुबह से ही बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने आदमी से अपडेट लिया और जैसे ही उसे पता चला कि ईशा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत ईशा को कॉल किया। इस बार उसने इंतजार नहीं किया। तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए? उसने सीधे पूछा। ईशा ने बिना झिझक कहा, हाँ, और तुम्हें पता है, मुझे पहले ही प्रॉफिट दिखने लगा है। यह सुनकर आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में यह बात फिट नहीं हो रही थी। अगर यह सब एक जाल है तो इतनी जल्दी फायदा कैसे दिख सकता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। ईशा ने थोड़ी चिढ़ के साथ जवाब दिया, तुम्हें कभी कुछ ठीक लगता भी है क्या? हर चीज में शक करना तुम्हारी आदत बन गई है। आर्यन ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसने अपनी बात को रोका नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं कि सावधान रहो। वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईशा ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, या फिर वो हमसे ज्यादा समझदार है और हम ये मानने को तैयार नहीं है। ये जवाब सुनकर आर्यन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन उसके भीतर उठता संदेह अब और गहरा हो चुका था। उधर आरोही ये सब पहले से समझ चुकी थी। उसे पता था कि आर्यन अब सीधे हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उसने इसके लिए भी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने सिस्टम में कुछ और बदलाव किए, ऐसे बदलाव जो अगर कोई बाहरी व्यक्ति जांच करे तो सब कुछ सामान्य दिखे। उसने एक फाइल खोली जिसमें उसने आर्यन के पिछले बिजनेस मूव्स का रिकॉर्ड रखा था। उसे याद था कि पिछले जीवन में आर्यन ने कैसे कुछ गलत निवेश किए थे, कैसे उसने गलत लोगों पर भरोसा किया था और कैसे धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया था। ये जानकारी अब उसके लिए एक हथियार थी। उसने अपने मन में तय किया कि अगला कदम सिर्फ ईशा तक सीमित नहीं रहेगा। अब उसे आर्यन को भी सीधे खेल में खींचना होगा। दोपहर के समय वो कॉलेज के एक शांत कोने में बैठी थी। उसके हाथ में फोन था और वो कुछ सोच रही थी। उसने आखिरकार एक मैसेज टाइप किया, लेकिन ये मैसेज ईशा के लिए नहीं था। ये मैसेज था आर्यन के लिए। उसने लिखा कि अगर वो सच में समझना चाहता है कि क्या हो रहा है तो उसे सीधे उससे मिलना चाहिए। कोई बहाना नहीं, कोई छुपाव नहीं, सीधी बातचीत। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन को साइड में रखा और आसमान की तरफ देखने लगी। उसे पता था कि यह कदम जोखिम भरा है, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से खेल और दिलचस्प होने वाला था। कुछ ही देर में आर्यन का जवाब आया। कहां और कब? आरोही के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने समय और जगह बता दी। अब सब कुछ एक नई दिशा में बढ़ रहा था। शाम धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी।
लेकिन माहौल में तनाव भी उतना ही स्पष्ट था। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से टकरा रही थी। ईशा अपने निवेश के बारे में सोचकर खुश थी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक हल्की बेचैनी भी थी। आर्यन गुस्से और चिंता के बीच झूल रहा था और वो तय कर चुका था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी तरफ आरोही पूरी तरह शांत थी। वो जानती थी कि अब हर चाल का असर कई गुना बढ़ने वाला है। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक नई योजना लिखनी शुरू की। ये योजना पहले से ज्यादा जटिल थी, लेकिन उतनी ही सटीक भी। अब ये सिर्फ दो लोगों का खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें हर दिशा से रास्ते बंद हो सकते थे। कमरे में फैली खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरोही ने पेन को धीरे से बंद किया और अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली। उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक स्थिर विश्वास था। उसे पता था कि जो कुछ भी अब होगा वो उसकी योजना के दायरे में होगा। शाम का समय धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था और उसके साथ एक अनदेखा तनाव भी हवा में घुलता जा रहा था। वो जगह जिसे आरोही ने आर्यन से मिलने के लिए चुना था, शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर थी। ये कोई भीड़ भाड़ वाला कैफे नहीं था, बल्कि एक शांत रेस्टोरेंट का कोना था, जहां बातचीत को बिना किसी बाधा के गहराई दी जा सकती थी। आरोही समय से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसकी नजरें सामने की दीवार पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अपने भीतर चल रही गणनाओं पर केंद्रित था। उसके सामने रखा पानी का गिलास अनटच था। वो हर छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी। आसपास बैठे लोग, वेटर की चाल, दरवाजे से आने जाने वाले चेहरे। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि एक तैयारी थी। वो जानती थी कि आज की मुलाकात साधारण नहीं होगी। ये वो क्षण था जहां दो खिलाड़ी आमने सामने होंगे और दोनों ही एक दूसरे को परखने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसकी चाल पहले जैसी आत्मविश्वासी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो स्थिरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने चारों ओर एक नजर दौड़ाई और फिर सीधे आरोही की टेबल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो उसके सामने बैठा, कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। ये खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि एक तरह की जांच थी। आर्यन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने सीधे कहा कि वह ये समझना चाहता है कि आरोही आखिर क्या कर रही है। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन उसमें छिपी बेचैनी को छुपाया नहीं जा सकता था। आरोही ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया कि वो वही कर रही है जो उसे पहले से करना चाहिए था, अपने फैसलों को खुद नियंत्रित करना। ये जवाब सुनकर आर्यन के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभर आई। उसने कहा कि ये सब नियंत्रण नहीं, बल्कि एक खेल है और वो ये खेल समझ रहा है। उसने सीधे आरोप लगाया कि वो ईशा को किसी जाल में फंसा रही है। उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में पूछा कि अगर वो सच में ऐसा सोचता है तो उसने अब तक उसे रोका क्यों नहीं। ये सवाल सीधा था, लेकिन इसका असर गहरा था। आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। उसने बात को मोड़ने की कोशिश की और कहा कि वो सिर्फ ये चाहता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर न जाएं। उसने ये भी कहा कि वो अब भी स्थिति को संभाल सकता है अगर आरोही पीछे हट जाए। ये एक प्रस्ताव भी था और एक चेतावनी भी। आरोही ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने धीरे से कहा कि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि हर कदम एक दिशा तय कर चुका है। उसने ये भी स्पष्ट किया कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि उसकी अपनी इच्छा से हो रहा है। यह सुनकर आर्यन के भीतर का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया।
उसे ये महसूस हो रहा था कि वो अब स्थिति पर नियंत्रण खो रहा है। उसने एक बार फिर कोशिश की और कहा कि वो जानता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, और अगर वो नहीं रुकी तो परिणाम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। आरोही ने इस बार हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि परिणाम हमेशा उन्हीं के खिलाफ जाते हैं जो उन्हें समझने में देर कर देते हैं। उसके शब्दों में न कोई डर था, न ही कोई जल्दबाजी, सिर्फ एक स्थिर विश्वास था। कुछ देर तक दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। ये खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई चाल चलने से पहले उसके हर पहलू को परख रहा हो। आर्यन ने आखिरकार कुर्सी से थोड़ा पीछे हटते हुए कहा कि वो ये सब यही खत्म करना चाहता है। उसने कहा कि अगर अभी भी समय है तो चीजों को वापस पहले जैसा किया जा सकता है। उसकी आवाज में इस बार एक अजीब सा मिश्रण था, गुस्सा, डर और थोड़ी सी उम्मीद। आरोही ने उसे ध्यान से देखा और बहुत धीरे से कहा कि कुछ चीजें कभी वापस पहले जैसी नहीं होती। उसने ये भी जोड़ा कि जो हो चुका है वो अब सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ सेकंड तक आरोही को देखा, जैसे वो उसके चेहरे में कुछ तलाश रहा हो, शायद कोई कमजोरी, शायद कोई झिझक। लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आरोही वही बैठी रही। उसने पानी का गिलास उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक नई परत जुड़ चुकी थी। आज की मुलाकात ने यह साफ कर दिया था कि अब यह खेल सिर्फ रणनीति का नहीं रहा, बल्कि अहंकार और नियंत्रण का भी बन चुका है। कुछ देर बाद वो भी उठी और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा संकेत था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दूसरी तरफ आर्यन कार में बैठा हुआ था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ प्रतिक्रिया देना काफी नहीं होगा। उसे एक ऐसा कदम उठाना होगा जो सीधे इस खेल की दिशा को बदल सके। उसी समय एक और जगह पर रुद्र अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ रिपोर्ट्स खुली थी, लेकिन उसका ध्यान उनमें नहीं था। उसे ये एहसास हो रहा था कि घटनाएं अब उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां से वापसी मुश्किल होगी। उसने अपने असिस्टेंट को कुछ निर्देश दिए, कुछ ऐसे कदम जो अभी सीधे नजर नहीं आएंगे, लेकिन सही समय पर असर जरूर दिखाएंगे। उधर हॉस्टल लौटते समय आरोही के कदम पहले से ज्यादा स्थिर थे। उसने आज सिर्फ एक बातचीत नहीं की थी, बल्कि उसने ये सुनिश्चित किया था कि सामने वाला अब जल्दबाजी में कोई गलती करेगा। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी नोटबुक खोली और आज की मुलाकात के हर पहलू को लिखना शुरू किया। आर्यन की प्रतिक्रिया, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों में दिखी बेचैनी, ये सब उसके लिए डेटा था, और वो इस डेटा का इस्तेमाल अगली चाल तय करने के लिए करने वाली थी। कमरे में फैली खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि खेल अपने अगले स्तर पर पहुंच चुका है। हर खिलाड़ी अब अपनी अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, लेकिन किसी को भी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी। आरोही ने पेन बंद किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके लिए अब यह सिर्फ एक पृष्ठभूमि थी। सुबह की हल्की धूप कमरे के अंदर फैल चुकी थी, लेकिन आरोही की नींद उससे पहले ही टूट चुकी थी। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक सतर्कता थी जो पिछले कुछ दिनों में और गहरी हो चुकी थी। वो बिस्तर से उठकर सीधे टेबल के पास गई और अपनी नोटबुक खोलकर बैठ गई। उसके लिए हर दिन अब एक नई शुरुआत नहीं था, बल्कि पहले से चल रही योजना का अगला चरण था। उसने पिछले दिन की मुलाकात को एक बार फिर अपने दिमाग में दोहराया। आर्यन की बेचैनी, उसकी आवाज में छिपा डर और उसकी आखिरी कोशिशें, ये सब कुछ उसके लिए संकेत थे कि सामने वाला अब संतुलन खोने लगा है। उसने पेन उठाया और कुछ नई बातें नोट की। उसने ये स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि आर्यन अब प्रतिक्रिया में काम कर रहा है,
जबकि वो खुद पहले से योजना बनाकर चल रही है। ये अंतर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसने अपने मन में तय किया कि अब अगला कदम और सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि जितना सामने वाला अस्थिर होगा उतना ही वो खतरनाक भी बन सकता है। उसका ध्यान तुरंत ईशा की ओर गया। ये पूरा खेल अभी भी उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। ईशा का भरोसा अब मजबूत हो चुका था और यही भरोसा धीरे धीरे उसकी कमजोरी बनने वाला था। आरोही ने अपना फोन उठाया और निवेश से जुड़े डेटा को फिर से अपडेट किया। उसने सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे प्रॉफिट का ग्राफ और बेहतर दिखाई देने लगे। ये सिर्फ एक तकनीकी चाल नहीं थी, बल्कि एक मानसिक जाल था। जितना ज्यादा फायदा दिखेगा उतना ही ज्यादा लालच बढ़ेगा। कुछ ही देर में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर ईशा का नाम देखकर उसने कॉल उठाई। ईशा की आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। उसने बताया कि उसके निवेश का रिटर्न उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और वो इस मौके को और आगे बढ़ाना चाहती है। उसने ये भी कहा कि अगर संभव हो तो वो और पैसे निवेश करना चाहती है। आरोही ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रही। ये वही पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने शांत और संतुलित स्वर में जवाब दिया कि हर चीज का एक सही समय होता है और जल्दबाजी करना हमेशा सही नहीं होता। उसने ईशा को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी, जिससे उसका भरोसा और मजबूत हो सके। ये एक उल्टी चाल थी। जब सामने वाला खुद आगे बढ़ना चाहता है, तब उसे रोकना उसे और भी ज्यादा आकर्षित करता है। ईशा ने थोड़ी निराशा के साथ उसकी बात मान ली, लेकिन उसकी आवाज में यह साफ था कि वो जल्द ही फिर से निवेश करने का मौका ढूंढेगी। कॉल खत्म होते ही आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था, बल्कि नियंत्रण का खेल था और अभी तक हर चाल उसके हिसाब से चल रही थी। दूसरी तरफ आर्यन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने अपने लोगों को और ज्यादा सक्रिय कर दिया था। उसे अब सिर्फ शक नहीं था, बल्कि ये यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उसने अपने एक पुराने संपर्क से बात की, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच में माहिर था। उसने उसे ईशा के निवेश की पूरी जानकारी निकालने के लिए कहा। कुछ घंटों बाद उसे शुरुआती रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ट्रांजैक्शन क्लीन थे, अकाउंट वैध था और कोई भी सीधा संकेत नहीं था कि ये एक जाल है। लेकिन यही बात उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सब कुछ सही है तो उसे इतना असहज क्यों महसूस हो रहा है। उसने खुद से कहा कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसके भीतर का संदेह खत्म नहीं हुआ। उधर शहर के एक बड़े ऑफिस में बैठा रुद्र प्रताप सिंह अपने सामने रखी रिपोर्ट्स को देख रहा था। उसके पास भी अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पहुंच चुकी थी। उसने अपने तरीके से कुछ जांच करवाई थी और उसे ये साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई साधारण चाल नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे ये खेल दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कुछ निर्देश दिए, ऐसे निर्देश जो सीधे तौर पर किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन सही समय पर बड़ा असर डाल सकते हैं। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य रूप से इस खेल को देख रहा है, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है जो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। ये एहसास नया नहीं था, लेकिन आज ये पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था या फिर सच में कोई और भी इस खेल में शामिल हो चुका था? उसने तुरंत अपने सिस्टम को चेक किया और कुछ सिक्योरिटी लेयर्स को और मजबूत किया। अब वो कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं थी। शाम होते होते माहौल फिर से बदलने लगा। ईशा अपने निवेश को लेकर और ज्यादा उत्साहित थी। आर्यन अपने शक के साथ जूझ रहा था और रुद्र अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। और इन सब के बीच
आरोही शांत थी। वो जानती थी कि खेल अब एक नए मोड़ पर है। ये सिर्फ दो लोगों का खेल नहीं रहा, अब इसमें और भी परतें जुड़ चुकी थी। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक नया सेक्शन शुरू किया, अनदेखा खिलाड़ी। उसने उसके नीचे कुछ संभावनाएं लिखी, कुछ अनुमान लगाए और कुछ सवाल छोड़े जिनके जवाब उसे आने वाले समय में मिलने वाले थे। कमरे में फैली खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक गहराई थी, एक संकेत था कि जो कुछ भी आगे होगा वो पहले से कहीं ज्यादा जटिल होगा। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर को अपने आगोश में ले चुका था, लेकिन कुछ दिमाग ऐसे थे जहां ये सन्नाटा सिर्फ बाहर था, भीतर नहीं। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही के सामने लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी आंखें लगातार स्क्रीन पर चल रही गतिविधियों को पढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जो नेटवर्क तैयार किया था वो अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था। ईशा का भरोसा मजबूत हो चुका था, निवेश आगे बढ़ चुका था और आर्यन की बेचैनी अब स्पष्ट रूप से उसकी हर चाल में झलकने लगी थी। ये सब कुछ योजना के अनुसार था, लेकिन फिर भी आज उसके भीतर एक हल्की सी असहजता थी, एक ऐसा एहसास जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसने सिस्टम में लॉग्स चेक करने शुरू किए। हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सेस, हर छोटी बड़ी गतिविधि उसकी नजर में थी। कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर उसकी नजर एक छोटे से बदलाव पर टिक गई। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था। एक अनजान आईपी से कुछ सेकंड के लिए सिस्टम एक्सेस हुआ था। यह एक्सेस इतना छोटा था कि कोई साधारण इंसान उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन आरोही के लिए यह एक संकेत था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत उस एक्सेस को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई हो और सिर्फ एक झलक दिखाई हो। तो तुम सामने आ ही गए, उसने धीरे से खुद से कहा। यह वही अनदेखा खिलाड़ी हो सकता था जिसका एहसास उसे पिछले दिन हुआ था। उसने तुरंत कुछ सिक्योरिटी लेयर्स और एक्टिव कर दी और सिस्टम को लॉकडाउन मोड में डाल दिया। अब कोई भी बिना उसकी अनुमति के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन यह सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक जवाब भी था। उसने उस आईपी के पीछे एक छोटा सा ट्रैकर छोड़ दिया, ताकि अगली बार जब वो फिर से कोशिश करे तो वो उसे पकड़ सके। दूसरी तरफ शहर के एक आलिशान ऑफिस में बैठा रुद्र प्रताप सिंह अपने सामने रखे स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अभी अभी सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की थी और उसने वही देखा जिसकी उसे उम्मीद थी। तेज हो, बहुत तेज, उसने धीमे से कहा। उसके लिए यह सिर्फ जांच नहीं थी, बल्कि पुष्टि थी कि आरोही सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दिमाग है। वो ये समझ चुका था कि ये खेल अब साधारण स्तर से ऊपर उठ चुका है। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने अपने सिस्टम को बंद किया और कुछ देर के लिए कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर यह रुद्र था तो इसका मतलब साफ था, वो सिर्फ साथ नहीं दे रहा, बल्कि हर कदम को परख भी रहा है। उसने तय किया कि अब उसे भी जवाब देना होगा। अगली सुबह कॉलेज का माहौल सामान्य था, लेकिन 3 लोगों के लिए यह दिन सामान्य नहीं था। ईशा अपने निवेश को लेकर और ज्यादा उत्साहित थी। आर्यन अपनी बेचैनी के साथ जूझ रहा था और आरोही अब एक नए खिलाड़ी की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए अपनी चालें तय कर रही थी। आरोही कॉलेज के गार्डन में बैठी थी जब उसका फोन बजा। इस बार कॉल था ईशा का। आरोही, मैंने सोचा है कि मैं और निवेश करना चाहती हूं, ईशा ने सीधे कहा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ लालच और भरोसा था। आरोही ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, इतनी जल्दी? हां, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, ईशा ने उत्साह से जवाब दिया। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन इस बार रिस्क भी बड़ा होगा। ईशा ने बिना सोचे कहा,
मैं तैयार हूं। ये जवाब सुनकर आरोही के भीतर एक ठंडी संतुष्टि आई। जाल अब और गहरा हो चुका था। उसी समय दूर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। आर्यन। उसकी नजरें लगातार उन दोनों पर टिकी हुई थी। उसे ये समझ में आ रहा था कि चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ देखता नहीं रहेगा। वो सीधे उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास आया, ईशा थोड़ा चौंक गई। तुम यहां? उसने पूछा। आर्यन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधे आरोही पर थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने बिना किसी भूमिका के पूछा। आरोही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या? उसने शांत स्वर में पूछा। ये पूरा खेल, आर्यन ने कहा, तुम जानती हो कि यह कहां जाकर खत्म होगा। आरोही ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, हां, मैं जानती हूं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि आर्यन एक पल के लिए चुप हो गया। तो फिर रुक जाओ, उसने कहा। आरोही ने सिर हिलाया। अब रुकना संभव नहीं है, उसने कहा। ईशा अब तक चुप थी, लेकिन उसने बीच में कहा, तुम दोनों आखिर बात क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किसमें फंस रही हो। ईशा ने गुस्से में कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। यह सुनकर आरोही ने हल्की सी नजरें झुका ली। ये वही स्थिति थी जिसका वो इंतजार कर रही थी, जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। आर्यन ने आखिरी बार आरोही की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने ये नहीं रोका तो मैं रोकूंगा। ये एक चेतावनी थी। आरोही ने बिना घबराए जवाब दिया, कोशिश कर लेना। उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन उनमें एक ऐसी स्थिरता थी जो सामने वाले को असहज कर देती थी। आर्यन कुछ पल तक वही खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ईशा ने उसकी तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ मुड़ी। वो हमेशा ऐसा ही करता है, उसने कहा, लेकिन मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी। आरोही ने हल्का सा सिर हिलाया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसने कहा, लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। शाम होते होते माहौल और गहरा हो गया। हर कोई अपनी जगह पर था, लेकिन अब हर कदम एक टकराव की ओर बढ़ रहा था। हॉस्टल लौटते समय आरोही ने एक बार फिर अपने दिमाग में पूरे खेल को दोहराया। अब इसमें 3 खिलाड़ी थे, वो खुद, आर्यन और रुद्र, और हर कोई अपने तरीके से खेल रहा था। सुबह की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे रात ने अपने साथ कुछ अनकहे संकेत छोड़ दिए हों। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही आज पहले से ज्यादा शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन ये शांति सामान्य नहीं थी। ये वो शांति थी जो किसी बड़े निर्णय के पहले आती है, जब दिमाग हर संभावना को तौल चुका होता है और अब सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। उसके सामने खुली नोटबुक में पिछले कुछ दिनों के नोट्स भरे हुए थे। हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया, हर छोटा बदलाव उसने दर्ज किया था। ये सब उसके लिए सिर्फ याद रखने का साधन नहीं था, बल्कि एक नक्शा था जिसके सहारे वो पूरे खेल को नियंत्रित कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपने लिखे हुए बिंदुओं को पढ़ना शुरू किया। आर्यन की बेचैनी अब खुलकर सामने आ चुकी थी। उसकी हर हरकत में जल्दबाजी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। दूसरी तरफ ईशा का भरोसा अब इतना गहरा हो चुका था कि वो किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थी। और तीसरी तरफ रुद्र, जिसकी मौजूदगी अब स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके इरादे अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए थे। यही अनिश्चितता इस पूरे खेल को और ज्यादा जटिल बना रही थी। आरोही ने नोटबुक बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का दृश्य सामान्य था, लेकिन उसके भीतर चल रही हलचल बिल्कुल अलग थी। उसे अब यह तय करना था कि अगला कदम क्या होगा। वो सिर्फ प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं कर सकती थी, उसे खुद पहल करनी थी। ये खेल जितना लंबा खिंचता, उतना ही जोखिम बढ़ता जाता।
उसने अपने फोन को उठाया और कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, जैसे वो सही शब्द चुन रही हो। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया, लेकिन इस बार ये मैसेज किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। उसने एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जिससे तीनों खिलाड़ी एक ही दिशा में खिंच जाएं। उसने ईशा को मैसेज भेजा कि निवेश का अगला चरण शुरू होने वाला है और अगर वो इसमें शामिल होना चाहती है तो उसे जल्द फैसला लेना होगा। ये मैसेज सीधा था, लेकिन उसके भीतर एक दबाव छिपा हुआ था। उसने जानबूझकर समय सीमा कम रखी ताकि ईशा को सोचने का मौका न मिले। साथ ही उसने आर्यन को भी एक छोटा सा मैसेज भेजा, अगर सच जानना है तो आज रात 8 बजे वही जगह। ये एक आमंत्रण नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन को टेबल पर रख दिया और कुछ देर तक चुप बैठी रही। अब गेंद उनके पाले में थी। कुछ ही मिनटों में ईशा का जवाब आ गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लिखा कि वो तैयार है और इस बार वो पहले से ज्यादा निवेश करना चाहती है। ये पढ़कर आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने जो उम्मीद की थी वही हो रहा था। दूसरी तरफ आर्यन ने मैसेज पढ़ते ही फोन को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। उसे ये समझना ही होगा कि ये खेल आखिर किस दिशा में जा रहा है। उधर शहर के एक शांत ऑफिस में बैठा रुद्र अपने सामने रखी रिपोर्ट्स को देख रहा था। उसे अब तक की सारी गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी। उसने महसूस किया कि खेल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से कोई भी चाल पूरे समीकरण को बदल सकती है। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कुछ जरूरी निर्देश दिए। उसके शब्द कम थे, लेकिन उनका असर गहरा था। वो अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो भी इस खेल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला था। शाम धीरे धीरे करीब आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में तनाव और भी ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन उनकी सोच एक ही बिंदु की ओर बढ़ रही थी। आरोही तय समय से पहले ही उस जगह पहुंच गई थी। ये वही जगह थी जहां उसने पहले भी आर्यन से मुलाकात की थी। इस बार उसका अंदाज पहले से अलग था। वो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो ये तय करने आई थी कि आगे का रास्ता कैसा होगा। कुछ देर बाद आर्यन वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक ठोस इरादा था। उसने आते ही सीधे पूछा कि ये सब कब तक चलेगा। आरोही ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा कि ये सवाल उसे खुद से पूछना चाहिए। आर्यन ने गुस्से को दबाते हुए कहा कि वो ये खेल खत्म करना चाहता है। आरोही ने जवाब दिया कि कुछ खेल खत्म नहीं होते, वे सिर्फ बदलते हैं। ये सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हो रहा था कि ये बातचीत अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी समय दूर खड़ा एक और व्यक्ति ये सब देख रहा था। रुद्र। उसकी नजरें दोनों पर टिकी हुई थी। वो इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे वो हर छोटे बदलाव को अपने दिमाग में दर्ज कर रहा हो। उधर कुछ दूरी पर खड़ी ईशा भी वहां पहुंच चुकी थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात सिर्फ उसके और आरोही के बीच की नहीं रहने वाली है। कुछ ही पलों में तीनों एक ही जगह पर थे। माहौल अचानक भारी हो गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के मन में सवाल थे। आरोही ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा कि अब समय आ गया है कि सब कुछ साफ हो जाए। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जो माहौल को और गंभीर बना रहा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, फिर ईशा की तरफ और फिर वापस उसकी तरफ। उसे समझ में आ गया था कि अब चीजें छुपी नहीं रहेंगी। ईशा ने घबराकर पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। आरोही ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा कि जो भी हो रहा है वो किसी एक व्यक्ति के फैसले का परिणाम नहीं है। उसके शब्द धीरे धीरे हवा में घुल रहे थे।
लेकिन उनका असर गहरा था। रात का समय धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन उस जगह पर खड़े 4 लोगों के बीच जो खामोशी थी वो किसी भी अंधेरे से ज्यादा भारी थी। हल्की हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, पर किसी के भीतर की हलचल को शांत नहीं कर पा रही थी। आरोही, आर्यन, ईशा और थोड़ी दूरी पर खड़ा रुद्र, चारों एक ही दृश्य का हिस्सा थे, लेकिन हर किसी की सोच अलग दिशा में दौड़ रही थी। ये वो क्षण था जहां से सब कुछ बदल सकता था, और हर कोई ये महसूस कर रहा था कि अब कोई भी बात पहले जैसी नहीं रहने वाली। आरोही ने कुछ सेकंड तक चारों ओर देखा, जैसे वह इस पूरे दृश्य को अपने भीतर दर्ज कर रही हो। उसकी नजरें एक पल के लिए रुद्र से मिली, फिर आर्यन पर टिक गई और आखिर में ईशा पर आकर ठहर गई। उसने धीरे धीरे सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर शब्द में एक अजीब सा वजन था। उसने कहा कि इस पूरे खेल को समझने के लिए हर किसी को अपनी जगह साफ करनी होगी। ये अब सिर्फ शक और आरोप का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जहां सच को सामने लाना जरूरी था, चाहे वो पूरा हो या अधूरा। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें छिपा अर्थ बहुत गहरा था। ईशा, जो अब तक उलझन में थी, ने तुरंत पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद बात इतनी गंभीर नहीं होगी जितनी दिख रही है। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा कि उसने जो निवेश किया है वो सिर्फ एक साधारण मौका नहीं था। उसने ये स्पष्ट किया कि हर चीज उतनी सीधी नहीं है जितनी उसे दिखाई जा रही है। उसने जानबूझकर अपने शब्दों को पूरी तरह खुला नहीं रखा, बल्कि उनमें एक अस्पष्टता छोड़ी ताकि सामने वाला खुद अपने दिमाग में संभावनाएं बनाने लगे। ये सुनते ही ईशा के चेहरे पर हल्का सा तनाव उभर आया। उसने तुरंत आर्यन की तरफ देखा, जैसे वह उससे किसी पुष्टि की उम्मीद कर रही हो, लेकिन आर्यन खुद भी इस समय स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसकी नजरें अब सिर्फ आरोही पर टिकी थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अब ये सब घुमा फिराकर कहने का समय नहीं है। उसने सीधा पूछा कि क्या ये सब एक जाल है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर छिपा डर भी साफ महसूस किया जा सकता था। आरोही ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा कि हर चीज को जाल कहना आसान होता है, लेकिन हर जाल वही नहीं होता जो दिखता है। उसके इस जवाब ने स्थिति को और जटिल बना दिया। उसने न तो पूरी तरह इनकार किया, न ही स्वीकार किया। ये वही तरीका था जिससे वो सामने वालों को असमंजस में रखती थी। रुद्र, जो अब तक चुप था, इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी रुचि थी। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, बल्कि एक मानसिक खेल है जहां हर शब्द एक चाल है। ईशा ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा कि उसे स्पष्ट जवाब चाहिए। उसकी आवाज में अब गुस्सा भी शामिल हो चुका था। उसे लग रहा था कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है, और ये एहसास उसे असहज कर रहा था। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अगर उसे सच जानना है तो उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उसने ये भी कहा कि हर निर्णय का परिणाम होता है, और कभी कभी वो परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये सुनकर ईशा पूरी तरह अस्थिर हो गई। उसके भीतर अब शक और डर दोनों एक साथ पैदा हो चुके थे। उसने तुरंत कहा कि अगर इसमें कोई खतरा है तो उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। आरोही ने इस बार थोड़ा आगे बढ़कर कहा कि उसने कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया। हर फैसला खुद लिया गया है और हर कदम अपनी इच्छा से उठाया गया है। ये एक ऐसा जवाब था जो जिम्मेदारी को पूरी तरह सामने वाले पर डाल देता था। आर्यन अब तक ये सब सुनकर और ज्यादा बेचैन हो चुका था। उसने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया है, और वो ये समझ चुका है कि ये एक प्लान का हिस्सा है। उसकी आवाज अब और ज्यादा सख्त हो चुकी थी।
आरोही ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा कि हर प्लान का एक मकसद होता है और हर मकसद के पीछे एक कारण होता है। उसने ये नहीं बताया कि वो कारण क्या है, लेकिन उसके शब्दों में ये साफ था कि वो सब कुछ सोच समझ कर रही है। कुछ सेकंड के लिए फिर से खामोशी छा गई। ये खामोशी अब पहले से ज्यादा भारी थी। हर कोई अपने अपने दिमाग में अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहा था। ईशा ने धीरे से कहा कि उसे ये सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। उसमें एक डर साफ झलक रहा था। रुद्र ने पहली बार थोड़ा आगे बढ़कर कहा कि हर खेल में एक समय ऐसा आता है जब चीजें नियंत्रण से बाहर लगने लगती है, लेकिन वही समय होता है जब असली फैसले लिए जाते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अलग ही वजन था। आरोही ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा, जैसे वो समझ रही हो कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उसने वापस ईशा की तरफ देखा और कहा कि अभी भी समय है समझने का, सोचने का और सही फैसला लेने का। यह सुनकर ईशा पूरी तरह उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ आर्यन था जो उसे लगातार चेतावनी दे रहा था, और दूसरी तरफ आरोही जो उसे मौका भी दे रही थी और डर भी दिखा रही थी। आर्यन ने आखिरकार कहा कि वो इस सब को यही खत्म करेगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये सब एक जाल है तो वो इसे टूटने नहीं देगा। उसकी आवाज में अब एक ठोस निर्णय था। आरोही ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि कुछ चीजें खत्म करने से नहीं खत्म होती, बल्कि उनके परिणाम आगे बढ़ते हैं। ये एक सीधी चेतावनी नहीं थी, लेकिन उसका असर वैसा ही था। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों कुछ देर तक वही खड़े रहे, लेकिन अब कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। हर किसी के दिमाग में अलग अलग सवाल थे और उन सवालों के जवाब अभी दूर थे। आरोही ने धीरे से कदम पीछे लिए और वहां से चलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उसके भीतर अब एक नई परत जुड़ चुकी थी। उसने जो किया था उसका असर अब सामने आने लगा था। पीछे खड़े तीनों लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। हर किसी के मन में अलग भावना थी। किसी के लिए वो खतरा थी, किसी के लिए पहेली, और किसी के लिए एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था उसकी गूंज अभी भी हर उस व्यक्ति के भीतर बाकी थी जो उस टकराव का हिस्सा बना था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन ईशा के लिए यह कोई नई शुरुआत नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके सामने फोन रखा था और उसकी आंखें बार बार स्क्रीन पर जाती, फिर वापस खाली दीवार पर टिक जाती। उसके मन में जो उलझन थी वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जो फैसले लिए थे वे अब उसके सामने सवाल बनकर खड़े थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने बिना ज्यादा सोचे समझे निवेश किया, कैसे उसने हर चेतावनी को नजरअंदाज किया और कैसे उसने भरोसा किया। लेकिन अब वही भरोसा उसे भीतर से तोड़ने लगा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आर्यन की बातें अब उसे सही लगने लगी थी, लेकिन आरोही के शब्द भी उसके दिमाग से निकल नहीं रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्टल के अपने कमरे में बैठी आरोही पूरी तरह शांत थी। उसने रात की घटनाओं को बार बार अपने दिमाग में दोहराया था और हर प्रतिक्रिया को ध्यान से समझा था। उसके लिए यह सिर्फ एक भावनात्मक टकराव नहीं था, बल्कि एक डेटा था, एक ऐसा डेटा जिससे वो अगली चाल तय कर सकती थी। उसने अपनी नोटबुक खोली और कुछ नई बातें लिखनी शुरू की। उसने साफ तौर पर दर्ज किया कि ईशा अब मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी है और ये वो स्थिति है जहां से वह या तो पूरी तरह टूट सकती है या फिर और गहराई में फंस सकती है। आरोही ने पेन को धीरे से रखा और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो जानती थी कि अब उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका था
जहां सामने वाला खुद अपनी गलतियां करने वाला था। यही उसका सबसे बड़ा फायदा था। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, ईशा का कॉल था। आरोही ने बिना किसी भाव के कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे से ईशा की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक हल्की घबराहट और संदेह था। उसने सीधे पूछा कि क्या यह सब सच में सुरक्षित है? क्या जो हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है? आरोही ने बहुत संतुलित स्वर में जवाब दिया कि हर चीज उतनी ही सुरक्षित होती है जितना हम उसे समझते हैं। उसने कोई सीधा आश्वासन नहीं दिया, बल्कि अपने शब्दों को इस तरह रखा कि सामने वाला खुद अपने निष्कर्ष निकालने लगे। ये एक सोची समझी रणनीति थी। सीधा जवाब देने से बेहतर था कि वो ईशा को उसके अपने विचारों में उलझाए रखे। ईशा कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा कि उसे डर लग रहा है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रही। ये वो पल था जिसका आरोही को इंतजार था। उसने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहा कि हर बड़ा फैसला थोड़ा डर लेकर आता है, और वही डर ये तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। ये सुनकर ईशा और उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डर एक संकेत है या सिर्फ एक भावना। कॉल खत्म होने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अब सिर्फ बाहर था, अंदर नहीं। उधर आर्यन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने कई रिपोर्ट्स खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने रात की बातचीत को बार बार अपने दिमाग में दोहराया था। उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि अब यह सिर्फ एक शक नहीं रहा, कुछ गलत हो रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रहा है। उसने अपने संपर्कों को और एक्टिव कर दिया। उसने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया और उससे साफ शब्दों में कहा कि उसे इस पूरे निवेश की गहराई तक जांच करनी है। वो अब किसी भी अंदाजे पर भरोसा नहीं करना चाहता था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे। कुछ घंटों बाद उसे शुरुआती जानकारी मिली। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ट्रांजैक्शन क्लियर थे, डेटा साफ था और कहीं भी कोई सीधा धोखा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यही बात उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर सब कुछ सही है तो ये बेचैनी क्यों? उसने खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसका अनुभव उसे कुछ और ही बता रहा था। उधर शहर के एक शांत ऑफिस में बैठा रुद्र इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। उसके पास भी अब तक की सारी जानकारी पहुंच चुकी थी। उसने अपने तरीके से इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश की थी और उसे यह साफ लग रहा था कि यहां सिर्फ पैसे का खेल नहीं चल रहा, यह दिमाग का खेल है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे यह सब दिलचस्प लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर ये खेल ज्यादा आगे बढ़ा तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही अब अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसने तय किया कि अब उसे स्थिति को थोड़ा और आगे धकेलना होगा। अगर वो यही रुक गई तो सामने वाला संभल सकता है, लेकिन अगर वो इसे और गहराई में ले जाए तो वापसी का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और ईशा को एक मैसेज भेजा, अगर तुम चाहो तो हम अगले चरण की शुरुआत कर सकते हैं। यह मैसेज छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा होने वाला था। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, मुझे सोचने दो। यह पहली बार था जब ईशा ने तुरंत हाँ नहीं कहा। आरोही ने यह मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह वही बदलाव था जिसकी उसे उम्मीद थी। अब खेल एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। शाम होते होते माहौल और गहरा हो गया। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा हुआ था। कोई पूरी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन हर किसी को यह एहसास हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरोही खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें दूर तक फैले शहर पर थी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी योजना आकार ले रही थी। उसे पता था कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा।
क्योंकि अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा। सुबह की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन इस सामान्यता के भीतर एक अनकहा तनाव मौजूद था, जो धीरे धीरे हर किरदार के भीतर अपनी जगह बना चुका था। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अपनी नोटबुक के पन्नों को ध्यान से देख रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था, उसने पूरे खेल की दिशा बदल दी थी। अब यह सिर्फ योजना और प्रतिक्रिया का मामला नहीं रहा था, बल्कि ये मानसिक संतुलन का खेल बन चुका था। सामने वाले कितनी देर तक खुद को संभाल पाते हैं, यही अब असली सवाल था। उसने अपनी नोटबुक में लिखे हुए बिंदुओं को दोबारा पढ़ा। ईशा की स्थिति अब स्पष्ट थी। वो संदेह और लालच के बीच फंसी हुई थी। ये वही स्थिति थी जहां इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसले करता है। दूसरी तरफ आर्यन था, जो अब सिर्फ शक नहीं कर रहा था, बल्कि सक्रिय रूप से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। और तीसरी तरफ रुद्र, जिसकी चालें अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर स्तर पर महसूस हो रही थी। आरोही ने धीरे से पेन रखा और कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या अब समय आ गया है अगली बड़ी चाल का? कुछ सेकंड तक उसने आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, अब समय आ गया था। उसने अपना फोन उठाया और एक नया प्लान बनाना शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ ईशा को और गहराई में ले जाना नहीं था, बल्कि आर्यन को भी सीधे इस जाल में खींचना था। अगर दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएं, तो टकराव और भी तेज होगा, और उसी टकराव में उनकी सबसे बड़ी गलतियां सामने आएंगी। उसने सबसे पहले ईशा को एक मैसेज भेजा। इस बार उसने लिखा कि निवेश का एक नया अवसर आया है, जो पहले से भी ज्यादा लाभदायक है, लेकिन इसमें समय बहुत कम है। उसने जानबूझकर यह जोड़ा कि यह मौका सीमित लोगों के लिए है, और अगर वो देर करेगी तो ये अवसर उसके हाथ से निकल सकता है। मैसेज भेजने के बाद उसने तुरंत दूसरा कदम उठाया। उसने आर्यन को एक और संदेश भेजा, लेकिन इस बार संदेश अलग था। उसने लिखा कि अगर वो सच में ये समझना चाहता है कि क्या हो रहा है, तो उसे खुद इस निवेश को देखना चाहिए। उसने एक लिंक भी भेजा, वही लिंक जो उसने ईशा को दिया था। ये एक जोखिम भरी चाल थी, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता था। कुछ ही मिनटों में ईशा का जवाब आया। इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसने लिखा कि वो इस बारे में सोच रही है और उसे थोड़ा समय चाहिए। ये पढ़कर आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ये वही बदलाव था जिसकी उसे उम्मीद थी। अब वो पूरी तरह भरोसे में नहीं थी, लेकिन पूरी तरह पीछे भी नहीं हट रही थी। दूसरी तरफ आर्यन ने मैसेज पढ़ते ही तुरंत लिंक खोला। उसने ध्यान से हर डिटेल को देखा। सब कुछ वैध लग रहा था। डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सब कुछ इतना साफ था कि उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन यही बात उसे और ज्यादा असहज कर रही थी। उसने खुद से कहा कि अगर ये जाल है तो ये बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। उसने तुरंत अपने एक एक्सपर्ट को कॉल किया और उसे ये लिंक भेजा। उसने कहा कि वो हर चीज की गहराई से जांच करे, कोई भी छोटी से छोटी गलती उसे बताई जाए। उधर आरोही अब अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। उसने सिस्टम में कुछ बदलाव किए ताकि अगर कोई इस लिंक को ट्रेस करने की कोशिश करे तो उसे वही दिखे जो वह दिखाना चाहती है। ये एक तरह का भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जो सामने वाले को सही दिशा में नहीं बल्कि उसके बनाए हुए रास्ते पर ले जाएगा। दोपहर तक माहौल और भारी हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी। उसका फोन उसके हाथ में था और उसकी नजरें बार बार उसी मैसेज पर जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसे बड़ा फायदा दिख रहा था और दूसरी तरफ उसके मन में उठता डर उसे रोक रहा था। उसी समय उसका फोन बजा। ये कॉल था आर्यन का। उसने कॉल उठाई और तुरंत पूछा
कि क्या उसे भी वही लिंक मिला है। आर्यन ने कहा कि हाँ, और वो इस पर जांच करवा रहा है। उसने ईशा को साफ शब्दों में कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले इंतजार करे। ईशा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा कि उसे लगता है कि ये मौका सही हो सकता है। उसकी आवाज में अब भी वही लालच था, लेकिन उसमें संदेह भी जुड़ चुका था। आर्यन ने सख्त स्वर में कहा कि जब तक वो पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाता, वो कोई भी कदम न उठाए। ये बातचीत खत्म हो गई, लेकिन इसका असर गहरा था। उधर शहर के एक ऑफिस में बैठा रुद्र ये सब जानकारी हासिल कर चुका था। उसने देखा कि अब दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। यही वो बिंदु था जहां खेल और दिलचस्प हो जाता है। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि वह भी एक चाल चले। उसने कुछ निर्देश दिए, ऐसे निर्देश जो सीधे नजर नहीं आएंगे, लेकिन सही समय पर पूरा खेल बदल सकते हैं। शाम होने लगी, आसमान का रंग बदल रहा था और उसी के साथ कहानी का रंग भी गहरा होता जा रहा था। हॉस्टल के कमरे में खड़ी आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक नया शब्द लिखा, टकराव। सक्रिय। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब खेल अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। उसने पेन बंद किया और कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। उसे पता था कि अब जो होगा वो किसी एक की चाल का परिणाम नहीं होगा। अब हर कोई अपनी अपनी चाल चलेगा और उसी टकराव में सच्चाई भी सामने आएगी और सबसे बड़ी गलतियां भी। शाम धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी और आसमान का रंग हल्के नीले से गहरे धूसर में बदलता जा रहा था। हवा में एक ठंडापन था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंडा माहौल उन लोगों के बीच था जो इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ चल रहा था। शक, डर, लालच और नियंत्रण की चाह। ये वो मोड़ था जहां से हर कदम का असर कई गुना बढ़ने वाला था। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। उसने दिन भर की गतिविधियों को बहुत बारीकी से ट्रैक किया था। उसे ये साफ दिख रहा था कि आर्यन अब सक्रिय हो चुका है। वो जांच करवा रहा है, हर चीज को परखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईशा अब भी दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ बड़ा फायदा और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ डर, और इन दोनों के बीच आरोही वो धुरी बन चुकी थी जिसके इर्द गिर्द पूरा खेल घूम रहा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और दिन भर के निष्कर्ष लिखने लगी। उसने ये दर्ज किया कि अब स्थिति पूरी तरह संतुलन के किनारे पर है। एक छोटा सा धक्का भी किसी को गिरा सकता है। यही वो समय था जब सबसे सावधानी से चाल चलनी होती है। उसने पेन को थोड़ी देर के लिए रोका और सोचा, क्या अब अगली परत खोलने का समय आ गया है? कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं लिखा। फिर उसने धीरे से एक नया बिंदु जोड़ा, सत्य का आंशिक खुलासा। ये एक नई रणनीति थी। अब तक उसने सब कुछ पर्दे के पीछे रखा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा सच सामने लाने वाली थी। इतना कि सामने वाला पूरी तरह टूटे नहीं, लेकिन पूरी तरह संभल भी ना पाए। उसने अपना फोन उठाया और ईशा को एक लंबा मैसेज टाइप करना शुरू किया। इस बार उसके शब्द पहले से अलग थे। उसने लिखा कि हर निवेश में जोखिम होता है और ये प्रोजेक्ट भी उससे अलग नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि अगर किसी को ये पूरी तरह सुरक्षित लगता है तो वो खुद को धोखा दे रहा है। ये कोई सीधा स्वीकार नहीं था, लेकिन ये एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जो भरोसे को हिला सकता था। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन को टेबल पर रख दिया और कुछ देर तक चुप बैठी रही। वो जानती थी कि इस मैसेज का असर गहरा होगा। कुछ ही मिनटों में ईशा का जवाब आया। इस बार उसके शब्दों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो खतरे में है। आरोही ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर का अंतराल रखा ताकि सामने वाले की बेचैनी और बढ़े। फिर उसने लिखा कि खतरा हर जगह होता है,
फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कब पहचानते हैं। ये जवाब पढ़कर ईशा पूरी तरह असमंजस में आ गई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे। उसी समय दूसरी तरफ आर्यन को उसके एक्सपर्ट से कॉल आया। उसने बताया कि अभी तक की जांच में कोई सीधा धोखा नहीं मिला है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उसने कहा कि यह सिस्टम बहुत ही साफ तरीके से तैयार किया गया है और अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो वो बहुत गहराई में छिपी हुई है। ये सुनकर आर्यन की बेचैनी और बढ़ गई। उसने महसूस किया कि ये खेल उसके अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल है। उसने तुरंत फैसला लिया कि अब वो सीधे कदम उठाएगा। उसने ईशा को कॉल किया और उससे कहा कि वो अभी कोई भी और निवेश न करे। उसकी आवाज में इस बार कोई संदेह नहीं था, सिर्फ आदेश था। ईशा ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने कहा कि उसे खुद समझना होगा कि क्या सही है। यह सुनकर आर्यन को एहसास हुआ कि अब वो उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। कॉल खत्म होने के बाद वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब मुझे खुद खेल में उतरना होगा। उधर शहर के एक ऊंचे ऑफिस में बैठा रुद्र इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा था। उसके सामने स्क्रीन पर कई डेटा पॉइंट्स थे, ट्रांजैक्शन, कॉल लॉग्स, मूवमेंट्स। वो सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे ये साफ दिख रहा था कि अब खेल एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब तक जो कुछ हुआ था वो सिर्फ तैयारी थी। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी चाल चलें। उसने कुछ निर्देश दिए, बहुत सटीक, बहुत सीमित, लेकिन बेहद प्रभावशाली। ये चाल सीधे किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही को अचानक एक नया नोटिफिकेशन मिला। उसने स्क्रीन पर देखा। उसके सिस्टम में एक नया एक्सेस लॉग दिखाई दे रहा था। ये वही था जिसका उसे इंतजार था। किसी ने फिर से सिस्टम को जांचने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने उसे पकड़ लिया। उसने तुरंत उस एक्सेस को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ सेकंड के भीतर ही उसे दिशा मिल गई। ये कोई साधारण हैकर नहीं था। ये कोई ऐसा था जो बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहा था। आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो अब तुम सामने आ रहे हो, उसने धीमे से कहा। उसने तुरंत एक छोटा सा कोड रन किया, एक ऐसा कोड जो सामने वाले को वही दिखाएगा जो वो देखना चाहता है, लेकिन असली रास्ता कहीं और ले जाएगा। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक जवाब था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।